आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में विशाल जनसभा को किया संबोधित। मोदी ने पौड़ी गढ़वाल से की भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी को जिताने की अपील। हरियाणा में स्कूल बस हादसे में हुई 8 बच्चों की मौत पर पीएम ने जताया दुख। कहा, इस दुर्घटना में जिन्होंने बच्चों को खोया उन परिवारों के साथ मेरी शोक संवेदनाएं। चुनावी समर में राहुल गांधी ने राजस्थान में भरी हुंकार। राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर में रैली कर प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। बीजेपी पर साधा निशाना। केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी का जेल का जवाब वोट से डोर टू डोर कैंपेन शुरू। कैबिनेट मंत्री आपसी कैंपेन में रही शामिल। आचार संहिता उल्लंघन मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने की कार्रवाई। दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलने पर नोटिस। एमपी में ओले गिरे। 8 राज्यों में बारिश के आसार। जम्मू हिमाचल में स्नोफॉल की संभावना। राजस्थान, यूपी और गुजरात में तापमान में 40 डिग्री के पार तापमान पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। ईद का त्यौहार पूरे देश में गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करने वाले इस त्यौहार को देश भर के मुसलमान और भाई बहन पूरे उत्साह और खुशी के साथ मना रहे हैं। ईद के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में लोग मस्जिद में जाकर और लोगों ने नमाज अदा की। इस मौके पर दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां देते दिखाई दिए। आम से लेकर खास सभी में इस त्योहार को लेकर उत्साह देखा गया। देश के विभिन्न हिस्सों में ईद का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। दिल्ली से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में त्योहार धूमधाम से मनाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद के पावन मौके पर दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित पंजा शरीफ दरगाह पर जाकर ईद की नमाज पढ़ी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारत में ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है। ईद का त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन मुस्लिम लोग नमाज पढ़कर पूरे विश्व में शांति और अमन की दुआ करते हैं। इसके साथ ही नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के घर जाकर मुंह मीठा कराते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद कहते हैं और अपने परिवार, देश और समाज की सुख शांति की दुआ करते हैं। मुस्लिम का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है ये आफ्टर रमज़ान। जब हम 30 दिन के जब रमज़ान होते हैं उसके बाद ये सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारा मनाया जाता है। तो इस दिन हम क्या है मुंह मीठा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो डेट्स इट, यही होता है मुस्लिम का। ये आज ईद उल फितर का दिन था और नमाज अदा की गई बहुत अच्छी तरीके से। अल्लाह ताला सबको इसी तरह ईद उल फितर की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर रतलाम से है, जहां जिले के गांव कोटड़ी में रहने वाले एक आपको बता दें, एक कुकर्मी ने भारतीय सेना रिश्तों और मानवीयता को शर्मसार कर दिया। सेना में लांस नायक के रूप में पदस्थ इस आदमी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर शादी के पूर्व से अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया, जबकि यह प्रेमिका रिश्ते में उसकी ही भांजी थी। कत्ल के बाद उसने पत्नी की मदद से कपड़े और हथियार भी छुपाए ताकि सबूत मिटा सके, लेकिन रतलाम पुलिस ने आखिरकार उसका काला चेहरा उजागर कर दिया। उसकी गिरफ्तारी सेना की मदद से द्रास से की गई। पिता कालू सिंह राजपूत कोटड़ी का रहने वाला है। ये एक आर्मी में सिपाही के रूप में काम करता है। अभी ये पोस्टेड जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिलरी के अंदर इसकी पोस्टिंग है। वहाँ पे ये द्रास में पोस्टेड था। इसके द्वारा 1.5 महीने के लिए ये यहाँ पे छुट्टी के लिए आया हुआ था। इस लड़की के साथ में इसके पिछले 3 साल से संबंध है। ये लड़की जो है ये इसकी बुआ की लड़की है, मतलब ये रिलेशन में ही आती है। तो पिछले 3 साल से इसके साथ में इसके संबंध है। उसके बाद में जब इसकी जून 2023 में इसकी एक लड़की के साथ में शादी हो गई। उसके बाद आरोपी का ये कहना है कि जो मृतिका है
वो उससे पैसे मांगने लगी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो उसको जो है वो रेप के केस में जो है वो अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूरे देश में आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। यमुनानगर जिले में भी ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। ईद उल फितर के मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव नागलपट्टी, बाम्बेपुर आदि गांव में मिलकर लोगों को ईद की बधाइयां दी और आपस में सभी मतभेदों को भुलाकर भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि आज ईद के मौके पर कई जगह जाने का मौका मिला है। उन्हें सभी कार्यक्रमों में जाकर बेहद अच्छा महसूस हुआ। सभी सौहार्द और भाईचारे के साथ इसी तरह त्यौहार मनाएं। मेरी सबको बहुत ही बहुत मुबारकबाद। आज का जो ये त्यौहार है, उत्सव है, तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए और मुझे कई जगह जाने का मौका मिला, उनमें शामिल हुआ। मुझे जाके बहुत खुशी हुई। अगली खबर सिरसा से है, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल ने सरकार के काम और सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का सदैव अपमान किया है। पॉलिसी की बात हो, हरियाणा के सब समाज को एक समान देखना बिना किसी जाति भेदभाव के, और हम लोगों ने सबका जो सहयोग किया, सबका साथ, सबका विकास इस नाते से किया। किसानों की सहायता, किसानों को सम्मान। अभी मुझे आदित्य चौटाला जी बता रहे थे कि अकेले सिरसा जिले में कंपनसेशन के नाम से पिछले वर्षों में 2,500 करोड़ रुपया आया है। 2,500 करोड़ रुपया। एक वो कांग्रेस थी, पूरे 10 साल जब उन्होंने शासन किया, पूरे हरियाणा में उन्होंने सिर्फ 1,100 करोड़ रुपया और ये एक प्रकार से मुआवजा दिया था, जो सहायता दी थी, जो फसल खराब हुआ। हमारे आने के बाद पूरे हरियाणा में 13,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं, जिसमें से केवल सिरसा जिले में 2,500 करोड़ रुपया किसानों को दिया है। बहुत किसानों की सहायता की है, चाहे वो 14 फसलों हमने जो MSP पर खरीदनी शुरू की है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए भयानक स्कूल बस हादसे में हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मामले में असीम गोयल ने सबसे पहले दिवंगत बच्चों के प्रति दुख प्रकट किया। भयानक हादसे के बाद परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बड़े आदेश जारी करते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश के स्कूलों के वाहनों की फिटनेस की जाँच करवाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ उन्होंने आदेश दिए हैं कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी कर हर स्कूल के वाहनों की फिटनेस चेक करनी होगी। तो महेंद्रगढ़ के कनीना में आज एक दुखदाई घटना हुई है। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से उनके चरणों में विनती करूंगा, दिवंगत आत्माओं को शांति दें, उन बच्चों की आत्माओं को, और परिजनों को संभलने का एक संबल दें, ताकत दें। और मैंने एक निर्देश दिए हैं उच्च अधिकारियों को, एक कमेटी बनाई है, जांच कमेटी, एक चंडीगढ़ के हमारे उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में सारे पहलुओं की जांच करेगी। और हमने वहां लोकल DTO को भी आदेश दिए हैं कि वो स्कूल के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाएंगे। और जो हमारे MBA स्तर के एक अधिकारी हैं, उनको भी हम देखते हैं कि अगर वो जाँच में दोषी पाएंगे कि कागज़ पूरे नहीं थे तो उनको भी सस्पेंड करने की बात है। और मैं एक जानकारी के लिए बता दूँ, हमने ऑलरेडी तीसरे महीने के अंदर इस बस का 15,500 का चालान कर रखा था, और इन्हीं सब कागजों के पूरे ना होने की वजह से। लेकिन स्कूल संचालकों की सीधी लापरवाही इस घटना में देखी जा रही है। अगली खबर सिरसा से है, जहां सिरसा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि विपक्ष के लोग व्याकुलता और बेचैनी में हैं, उनके खिलाफ अनर्गल प्रचार कर रहे हैं और उन पर हमले की 3 साल पुरानी वीडियो वायरल कर लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैंने सूचना प्रसारण मंत्रालय और चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की है। मीडिया के लोग खबरों को सही चलाएं, अनर्गल प्रचार न करें। जिले की कमेटी हो, उसके साथ साथ 50-60 और हमारे जो साथी संगठन है, तो मैं समझता हूँ कि उस पार्टी का मुकाबला कैसे वो लोग कर सकते। लेकिन कई बार कोशिश करी कि चुनाव को प्रभावित करें। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हम तो अपना कर्म करते रहेंगे। हमने रैलियाँ करी, हमने और जो है वर्कर मीटिंग करी, हमने गाँव के दौरे शुरू किए। और उसके बाद ये कल का जो घटना है वो बहुत ही
मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे साथी के लिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। ईद उल फितर के पर्व को देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इसी कड़ी में सादीपुर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर गुरुवार सुबह ईदगाह में नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर रादौर विधानसभा के कांग्रेस विधायक विशन लाल सैनी भी पहुंचे और उन्होंने सभी को मीठी ईद की सभी को बधाई दी। मीठी ईद के पर्व को लेकर ईदगाह के इमाम मोहम्मद जफर ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद उल फितर के पर्व का खास महत्व होता है। देखिए, ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है, ये बड़ा मुबारक और बरकत वाला और रहमत वाला महीना है और इसमें पूरी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रेवाड़ी से है, जहां महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे में मारे गए बच्चों के प्रति पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कहा कि शराब पीकर स्कूल बस चलाना कानून अपराध है और स्कूल प्रबंधन अगर दोषी पाया जाता है तो बस चालक के साथ उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि छुट्टी के दिन स्कूल क्यों खुला था, इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार मृतक बच्चों के परिजनों को उचित मुआवजा दे। साथ ही उन्होंने उपचाराधीन बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। जो भी कर्मचारी रखें उसका बारे में ये क्योंकि ये बच्चों का मामला है और स्कूल के बच्चों को ले जाना, उनके घर तक छोड़ना, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हादसा तो हो ही सकता है, लेकिन अब इसकी जांच होनी चाहिए भी ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें ये एक्सीडेंट हुआ है। और हमने बच्चों से मिले भी हैं, उनमें से एक बच्चा थोड़ा सा सेमी कॉन्शियस कंडीशन में है, बाकी 4 बच्चे या 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे ठीक हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इनकी जो है हेल्थ जल्दी ठीक हो। और 5 बच्चे जो हैं, यहाँ 12 बच्चे रेफर हुए थे और 5 बच्चे जो हैं शकुंतला में हुए, जिनमें से हॉस्पिटल में जहाँ से 3 बच्चों को रेफर कर दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। शाहबाद अनाज मंडी के पास से शिव मंदिर शाहबाद में चोरी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजा गया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद हुडा चौकी की पुलिस की टीम ने अनाज मंडी शाहबाद के पास से शिव मंदिर शाहबाद में चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों शाहबाद के शिव मंदिर में चोरी की गई थी, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था और एक चोर उसमें चोरी करते हुए दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी के आधार पर शाहबाद अनाज मंडी के पास से एक चोर को गिरफ्तार किया गया है और चोर ने शाहबाद क्षेत्र में कुछ अन्य चोरियां भी कबूली हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश कर कारागार भेज दिया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर के। हिसार लोकसभा क्षेत्र से इनेलो उम्मीदवार सुनैना चौटाला ने अपने पीहर के गांव दौलतपुर से अपना चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है। बाबा बड़ वाले डेरे के आगे बने गांव के प्रमुख चौक में ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन से पूर्व सुनैना चौटाला ने गांव के दादा खेड़ा और बाबा बड़वाला डेरे में पूजा अर्चना की। ग्रामीण महिलाओं ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबाला छावनी के एक व्यापारी के बेटे का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों की माने तो उनका बेटा सुबह 11 बजे घर पर बोलकर गया था कि होली पर रंग और सामान बेचा था, उसका कलेक्शन करने जा रहा हूं। इसके बाद वो शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान डीआरएम ऑफिस के नजदीक घर के बाहर मृतक का वाहन खड़ा मिला और जब घर के अंदर देखा तो मृतक की डेड बॉडी पड़ी थी। मामले की जांच चल रही है और डीएसपी के मुताबिक बॉडी पर कई निशान भी हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी पहुंचे और अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए।
एक लगभग 43-44 साल के व्यक्ति हैं जिनको हॉस्पिटल लाया गया और जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके बाद हम जब हॉस्पिटल आए हैं तो डॉक्टर ने जो बताया है कि कुछ पैरों पे घसीट थी, थोड़ा कान के पीछे हल्का सा ब्लीडिंग हुई है और सेकेंडली उनके कान भी नीले पड़े हुए हैं। तो जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो सुबह पोस्टमार्टम के बाद हमें पता चलेगा और बोर्ड का गठन कर दिया गया है। थ्रू बोर्ड पोस्टमार्टम होगा। हमने रिक्वेस्ट करी है कि थ्रू बोर्ड पोस्टमार्टम हो, वीडियोग्राफी भी करवाएंगे। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ आफ्टर पोस्टमार्टम हम बता पाएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। स्वांग का आटा खाने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की तबीयत खराब हो गई है। स्वांग के आटे से बनी रोटी खाने के बाद अचानक से महिला समेत 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद तीनों को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव सादीपुर निवासी रंजीत ने बताया कि परिवार ने माता के व्रत रखे थे। नवरात्रों के पहले दिन उन्होंने स्वांग के आटे के बने पकवान खाए थे। इसके बाद अचानक से उनको चक्कर आने लगे, जिसके बाद तीनों को यमुनानगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्योंकि गर्मी का मौसम भी शुरू हुआ है तो जो सामक के आटे खाने के बाद या फिर थोड़ा सा पानी ख़राब पीने से ऐसा चांसेस लग रहे हैं कि दोनों कंबाइन चीज़ चल रही है, तो उसमें से पानी को उबाल के पिया जाए, फिल्टर पर पिया जाए पानी को, जैसे अपनी सुविधा होती है। और जो खाने बाजार से सामान ले रहे हैं उसको प्रॉपर केयर से खा लिया जाए। पुराना आटा ना खाया जाए। लोगों के घरों में कई बार पुराना आटा रखा होता है वो खा लेते हैं, उससे भी चांसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग बढ़ जाते हैं। सर हॉस्पिटल में भी कुछ लोग एडमिट थे, क्या कैसी तबीयत है उनकी? हॉस्पिटल में कल रात के करीब आए थे 8 बजे एंड दे आर फुल्ली रिकवर्ड, डिस्चार्ज बाय 9 o'clock इन द मॉर्निंग। घर जा चुके हैं फुल फाइट। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा के स्कूलों की अव्यवस्था को लेकर लोकसभा प्रत्याशी सुनील गुप्ता ने पोल खोली है। सरकार से कहा कि ठीक कर दो सरकारी स्कूलों की हालत, नहीं तो चुनाव के बाद हम जिम्मेदारी लेंगे। स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि आधुनिक सुविधाएं तो दूर, बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार किताबों में करोड़ों का घोटाला हुआ है। 70-80 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग में स्कूल चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। हरियाणा में शिक्षा के अधिकार के तहत एक भी बच्चे की फीस नहीं दी गई है। दिल्ली सरकार हर महीने RTE के तहत बच्चों की फीस भरती है। ड्रेस और किताबों के लिए अलग से पैसा दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हरियाणा के बच्चों को भी ये सारी सुविधाएं दी जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल। केवल कुरुक्षेत्र में 524 ऐसे स्कूल हैं जिनसे पूछा गया कि आपके पास बच्चों के बैठने के लिए कितने बेंच हैं। 524 में से एक ने भी जवाब नहीं दिया। तो ये भी कैसे? उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उनके पास अच्छे बेंचेस है नहीं। आज भी गांव में दरी और टाट पे बैठ के बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार शिक्षा देने में पूरी तरीके से विफल हुई है। मर्जर के नाम पे बीजेपी की सरकार ने 832 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की किताबों में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ। ये सीएजी की रिपोर्ट है, मोदी सरकार की रिपोर्ट है, ये मेरा कहना नहीं है। 71,000 से ज्यादा पद केवल शिक्षकों के खाली हैं। अगर शिक्षक नहीं मिलेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? 70-80 साल पुरानी इमारतों में बैठकर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खुशियों का त्यौहार ईद उल फितर डीडवाना जिला मुख्यालय सहित जिले भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस दौरान ईदगाह में नमाज अदा करने पहुंचे लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। लोग भारी तादाद में ईदगाह में उमड़े। इस दौरान पुरानी ईदगाह में शहर काजी रेहान उस्मानी, नई ईदगाह में नायब शहर काजी सादिक उस्मानी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की नमाज अदा करवाई। लोगों ने सामूहिक रूप से खुदा की वरगाह में सजदा किया और नमाज के बाद मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआएं मांगी। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला विशेष टीम और टिब्बी
पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री सीटर से हथियारों का जखीरा बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि टिब्बी पुलिस और जिला विशेष टीम ने हिस्ट्री सीटर उग्रसेन से 2 राइफल, 4 देसी कट्टे कारतूस, 250 ग्राम अफीम और 6,63,000 रुपए बरामद किए हैं। एसपी के अनुसार आरोपी पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सभा फरीदकोट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्मजीत अनमोल ने मोगा जिले के चारों विधानसभा हलका के अंदर अब चुनाव प्रचार पूरे जोरों से शुरू कर दिया है और लोग उनके साथ हर रोज जुड़ रहे हैं। कर्मजीत अनमोल ने कहा कि जनता को इस बात का गुस्सा है कि पिछले 10 सालों में 2 बार चुनाव हुए हैं और चुनाव में सभी उम्मीदवार जनता के पास आए हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद न तो पहले साधु सिंह उनके पास आए और न ही उनके बाद मोहम्मद सादिक पहुंचे हैं। दोनों ने लोकसभा में गांव तो गोद लिए, लेकिन उनकी गोद में ही ये गांव पड़े रहे। कर्मजीत अनमोल ने कहा कि वह लोगों को भरोसा देते हैं, अगर उनकी जीत मिलती है तो वह जनता में खरे उतरेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ईद उल फितर मुस्लिम भाईचारे का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। रमजान के महीने की समाप्ति और ईद का चांद देखकर इस दिन को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वहीं आज मोगा की ईदगाह में भी ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों मुसलमान भाइयों ने हिस्सा लिया और देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ भी मांगी। ईद उल फितर दियां बहुत बहुत मुबारकबाद और ईद उल फितर दी बहुत बहुत बधाई देशां विदेशां बैठे बैठे पंजाबियां नूं, समूह मुस्लिम भाईचारे नूं, सिख भाईचारे नूं, ईसाई नूं, बौद्धियां नूं, हिंदू भाईचारे नूं बहुत बहुत ईद दियां मुबारकां। मोगा विधान सभा हल्के दी समूह संगत वालों ईद मुबारक कहना सारे मुस्लिम भाईचारे नूं, सारे इस्लाम धर्म नूं। जो हजरत मुहम्मद साहब ने इंसानियत दा रस्ता दिखाया, सारी दुनिया नूं सुख शांति ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ 30 ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੀ ਈਦਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। देश के बाद में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ के ऐशबाग स्थित ईदगाह में ईद की नमाज के बाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी से लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ने भी ईदगाह पहुंचकर प्रदेशवासियों को ईद मुबारकबाद दी। ईदगाह पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। मुस्लिम भाई बहनों की तरक्की के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार सभी को उनका हक देने का काम कर रही है। सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, यहाँ हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्यौहार था, हम लोगों ने मिलकर के मनाया। आज ईद हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
हमारी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, मुस्लिम भाई बहनों के तरक्की के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सभी को उनका हक देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। पूरे देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद। ये ईद मोहब्बत का त्यौहार है, ये ईद भाईचारे का त्यौहार है, ये ईद एक दूसरे को गले लगा के तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का त्यौहार है। हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं पूरे अपने ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। पूरे देश में ईद का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें मुस्लिम भाइयों ने पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया है। जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की। वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में इस तरीके की खबरें सामने आई हैं कि लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ नमाज अदा करने के बाद आपस में मिलजुल के ईद की एक दूसरे को बधाई दी है। इस बीच आगरा के डीसीपी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, समस्त आगरा जनपद वासियों को पुलिस की तरफ से ईद के त्यौहार की शुभकामनाएं और विभिन्न स्थानों पर ईद की नमाज जो है सकुशल संपन्न की गई है, अदा हुई है। और जो नमाजी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अपनी नमाज अदा करने के बाद वापस अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं और पूरा हर्षोल्लास का त्यौहार का माहौल है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना नहीं है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर नमाज मनाई जा रही है। अगले 3 दिन तक सर किस तरह की व्यवस्था रहेगी? देखिए, हर जगह व्यवस्था पुलिस की प्रॉपर चौबंद है। आप देख रहे हैं यहाँ पुलिस का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है। लगातार जो पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं उनसे बात करने के बाद हम जो है फोर्स लगाई भी है और कम्युनिटी संवाद में है। हर तरीके से नज़र भी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं। देखिए, सभी को ईद की दिली मुबारकबाद और तमाम लोगों को ईद की खुशियाँ और ईद के साथ साथ अमन और शांति रहे। हिंदुस्तान में लोग प्यार मोहब्बत से ईद मनाएं। सभी दुनिया वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से और आप सब की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बरसों अब इस पे क्या कह सकते हैं, हो सकता है चुनाव एक वजह हो, ये भी एक वजह हो सकती है, मगर ये परंपरा रही है कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं ज़िले के, वो यहाँ मौजूद रहे हैं। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने देखा है। हो सकता है चुनाव भी एक वजह हो सकती है या कोई और वजह हो सकती है, मगर परंपरा रही, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। हम रुक करते हैं अगली खबर का। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां ग्राम कमालुद्दीनपुर में आरआरसी सेंटर निर्माण को लेकर छिड़ी महाभारत ने अब तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि बीते दिन टिकैत गुट के किसान नेता राम नारायण पांडे ने आरआरसी सेंटर निर्माण के विरोध में जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट व भारतीय किसान यूनियन भानु गुट अब आमने सामने आ गए हैं। इस दौरान ग्राम प्रधान पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए जहां टिकैत गुट धरना कर रहा है, वहीं ग्राम प्रधान के पक्ष में भानु गुट उतर आया है और थाने के अंदर प्रदर्शन किया है। राज्यपुर थाने के सामने तहसीलदार समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट धरना दे रहा है। पूरा मामला थाना राज्यपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। लगा है जमीनी विवाद को लेकर, क्या मामला है पूरा? देखिए, जमीन विवाद का आरोप लगाना सिद्ध नहीं होता ना, तो आरोप है कि नहीं है तो जो है तहसीलदार या एसडीएम टीम करेगी ना। तो उन्होंने कर दिया है कि वो जीएस लैंड की ज़मीन है। और रही बात आरोप लगाने की, तो आरोप तो सब लगाते हैं, अधिकारी बैठे उनको जांच करनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। लेकिन विषय इस बात का है कि किसी को जहर खाना या सरकारी कार्य में बाधा करना भी तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसमें राम नारायण की ज़्यादा गलती नहीं है। जो उनके पीछे की टीम है जो आज धरने पर बैठी है, वो सब कराने पे विवश कर रही है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान दिया गया है। सब खाकर अधिकारियों पे दबाव बनाना, नाजायज तरीके से कार्य कराना और कार्य में बाधा डालना, ये सब इस टिकैत की चाल रहती है। हर जगह हम समस्त लोग मुख्य विकास अधिकारी से सबसे पहले भेंट करेंगे और अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप मतलब बैठक हुई है जिसमें कहा है कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो सभी लोग जो अपना है इस्तीफा सौंपेंगे। क्या पहले तो हमारे प्रधान कमालुद्दीन ने प्रस्ताव तैयार किया है कि अगर उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत होता है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी में ईद की नमाज बड़े ही अदब और शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है। पहली तस्वीर हम आपको बरेली से दिखा रहे हैं, जहां आंवला में नमाजियों ने नमाज अदा की है। दूसरी तस्वीर एटा से आपको दिखा रहे हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी गई है। वहीं तीसरी तस्वीर मुरादाबाद से आप देख सकते हैं, जहां पर ईदगाह में ईद की नमाज संपन्न हुई है और पूरे हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई है। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर परिवार न्यायालय की पीठासीन अधिकारी आराधना रानी का स्थानांतरण आदेश जारी होते ही वकीलों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वकीलों ने कचहरी में एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए जोशीले नारे लगाए। आपको बता दें कि पीठासीन अधिकारी के कार्यशैली से नाराज वकीलों ने 33 दिनों तक हड़ताल की थी। बीते माह वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश से मिले और वहां से आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त की थी। डिस्ट्रिक्ट बार संघ के अध्यक्ष फूल सिंह कुशवाहा प्रोग्रेसिव एंड प्रैक्टिसिंग बार संघ के अध्यक्ष राजेंद्र वीर सिंह की अगुवाई में 20 फरवरी से वकीलों की कार्य बहिष्कार हड़ताल शुरू हुई थी, जो कि 4 मार्च को क्रमिक अनशन में तब्दील हो गई। हमारा ये है कि हम लोगों ने 33 दिन आंदोलन किया आराधना रानी के विरोध में, जो परिवार न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाए जाने के संबंध में। और इसके बाद हम लोग एजे साहब के यहाँ मिले, हाईकोर्ट गए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा और आज उनकी लिस्ट आ गई है। उनका यहाँ से स्थानांतरण बस्ती के लिए हो गया, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और हमारी मांग पूरी हुई। इसमें हम हाईकोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया। अब रुक रहे हैं अगली खबर का। यूपी के कौशाम्बी जिले में ईद उल फितर की नमाज ईदगाह से लेकर अलग अलग मस्जिदों में अदा की गई। बुधवार शाम भारत में ईद के चांद का दीदार हुआ और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर के ईद की बधाई दी थी। वहीं आज देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। सिराथू इलाके में जिले की सबसे बड़ी ईदगाह, जहां पर लगभग 5000 से ज्यादा लोगों ने नमाज अदा की। इस मौके पर जिला प्रशासन मुस्तैद रहा। की नमाज के लिए प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं मुस्तैद हैं। सभी ईदगाहों पर, मस्जिदों पर पुलिस लगी हुई है और सभी जगहों पर अब तक लगभग सभी जगहों पर ईदगाह की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी सिराथू तहसील क्षेत्र की सबसे बड़ी ईदगाह है, जिसमें लगभग 5000 लोगों ने अभी अपनी नमाज समाप्त की है। सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब बात अगली खबर की। कौशाम्बी के दुर्गा देवी इंटर कॉलेज औसा मंजनपुर में कक्षा 9 के लिए स्कूली छात्र छात्राएं प्रवेश परीक्षा देने आए थे, जहां प्रवेश परीक्षा के दौरान ही उनको भाजपा सरकार के पोस्टर और अन्य कागजात लिफाफे में भरवाने का आदेश दिया गया, जिन्हें स्कूली बच्चे जबरन भरते नजर आए, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। प्रशासन की इतनी मुस्तैदी के बावजूद यदि इंटर कॉलेज के अंदर भाजपा का यह पोस्टर और लिफाफा भरने का कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन द्वारा तैनात की गई FST और SST टीमों की नाकामयाबी दिखाई पड़ रही है। अब रुक अगली खबर का करेंगे। जनपद कानपुर देहात के रूरा थाना कस्बे में आपको बता दें स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरा शाखा के लॉकर में रखी 15 लाख रुपए की 20 तोले की सोने की कमरबंद पेटी चोरी हो गई। लॉकर मालकिन की बेटी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी SN सिंह ने बैंक पहुंचकर लॉकर का निरीक्षण कर बैंक शाखा प्रबंधक सहित अन्य कर्मियों से पूछताछ शुरू कर दी है। ग्राम कारी कलवारी निवासी माया गौर ने बताया कि SBI शाखा रूरा में उनका लॉकर काफी समय से है। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2018 में उक्त लॉकर में 20 तोला सोने की कमरबंद पेटी रखी थी। क्या नाम है? नीरजा। मैं लखनऊ। क्या मामला है? मेरी मदर का SBI में लॉकर है, तो उन्होंने जब कल अपना लॉकर ऑपरेट किया तो इसमें से उनके 20 तोले का सामान गायब है। कौन सी शाखा में? ये रूरा।
स्टेट बैंक होगा। तो 20 तोले का जो है पैर मतलब कमर की गर्दन। इसी मामले को लेकर आप मैनेजर क्या कह रहे हैं? मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं? मैनेजर तो कल इन्होंने मेरे को मेरी मदर के साथ लॉकर जो है ऑपरेट करने दिया था, चेक करने दिया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिंदू मुस्लिम भाइयों द्वारा एक बड़ी ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी गई। जनपद के सभी ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के दौरान मांगी गई देश के अमन और तरक्की के लिए दुआ। फर्रुखाबाद व कायमगंज में भारी संख्या में पुलिस व पीएससी के बल तैनात रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार एवं कायमगंज में एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा व सीओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों द्वारा सभी को ईद की मुबारकबाद दी गई। खुद ही देख रहे हैं कि ईदगाह के में लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से सारा नमाज समाप्त हो गया और हम और कप्तान साहब और बाकी जो है पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी लगे हुए हैं। नगर पालिका के द्वारा जो है सारी व्यवस्थाएं, सफाई की बाकी व्यवस्थाएं की गई है। हमने देखा कि और इमाम साहब भी आए तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से सारा नमाज समाप्त हो गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा कार्यालय में ईद अवकाश के दौरान शासन के नियमानुसार 11 बजे तक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुले रखकर ओपी संचालित की जानी थी, लेकिन जनपद के 32 आयुर्वेदिक एवं दो यूनानी चिकित्सालय हैं, फिर भी कई चिकित्सालयों में ओपीडी संचालित नहीं की गई। ललितपुर के जखौरा ब्लॉक स्थित बरोदा स्वामी में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बंद पाया गया। बरोदा स्वामी गांव में स्थित चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर हरि गुप्ता चिकित्सालय नहीं पहुंचे, अनुपस्थित रहे। वहीं सिरोंस खुर्द में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुला पाया गया, जबकि इनके अधिकार क्षेत्र में 32 आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं 2 यूनानी चिकित्सालय आते हैं। उसके बाद भी शासन के नियमों की जानकारी नहीं है, जबकि अन्य माह से पदभार ग्रहण किए हुए हैं। और अपनी आई डॉक्टर विनय कुमार द्विवेदी हैं, अभी जस्ट निकले हैं। वो एक हमारा बाटवा है रोहित से, तो वो लोग अभी हाथ निकले हैं। अभी हम लोग बैठे हुए थे, बस हमें बाइक से जाना पड़ता, वो कार से जाते, तो हमने कि अब 2 के बाद ही निकलेंगे, 2 या 3-4 बजे तक बैठे रहते, जब तक कम हो जाएगी तब तक वही भी आते रहते। ये 16 लोगों का अच्छा हो जाता। डॉक्टर साहब कितने मरीज आ गए होंगे सुबह से? अभी हमारे पास से 25 मरीज आए, 22 नए आए, 3 पुराने पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल खुलने का समय 8 बजे से 2 बजे तक। 8 बजे से 2 बजे, लेकिन हमारा अस्पताल जो है 8 के पहले ही खुल जाता। वही सुबह धूप के चक्कर में हम जल्दी 7:30 पौने 8 तक खराब में यहाँ आ जाते। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के आवास पर पहुंचे रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। इकबाल अंसारी को ईद की उन्होंने बधाई दी। सपरिवार इकबाल अंसारी ने रामलला के प्रधान पुजारी का स्वागत किया। ईद के मौके पर रामलला के पुजारी ने इकबाल अंसारी के आवास से हिंदू और मुस्लिम एकता का संदेश दिया, साथ ही एक साथ पर्व मनाने का संदेश भी दिया। ये अयोध्या नगरी है, ये हमारे खानदानी परंपरा है। जब हमारे पिताजी थे कभी साधु संतों के त्योहारों में जाया करते थे। अब तो हम इन जो है पुजारी जी जो है, हमारे पिताजी रहे नहीं, लेकिन पुजारी जी जो का वही सम्मान करते हैं जो हमारे पिताजी इनका करते रहे। तो ये तो अयोध्या नगरी की गंगा जमुनी तहजीब है। हम तो ये साफ कहते हैं कि अयोध्या नगरी जहाँ साधु है वहाँ शांति है। यहाँ की जो है तहजीब देश विदेश में जाती है कि आज यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़ा हुआ है। साधु संत भी खड़े हुए हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। नवरात्र का पर्व चल रहा है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मुसलमान ईद का त्यौहार मना रहा है। यहाँ की सभ्यता लोग देखें, गंगा जमुनी तहजीब को लोग देखें, ऐसे ही लोग काम करें, इससे पूरे देश का संदेश अच्छा रहे। बात है आज ईद का दिन है और विशेषकर मुस्लिम संप्रदाय के हमारे इकबाल जी का आज यह पर्व है। हमारे यहाँ जैसे पर्व मनाया जाता है वैसे इनके यहाँ के अपना पर्व है। इसमें मैं इनकी आश्रम में इनके घर पर आया हूँ और इसीलिए आया हूँ कि इनको शुभकामनाएं दिया जाए ईद का, जिससे कि ईद जिसी प्रकार से
इनके यहाँ ये पर्व है और यह विशेष रूप से मुस्लिम संप्रदाय के लिए है। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी जब होता है पर्व तो यह इकबाल जी जाते हैं और चाहे होली हुआ चाहे दीपावली हुआ और भी कोई कार्य होते जाते हैं। उसी प्रकार मैं भी आज ईद के अवसर पर आया हूँ इनको शुभकामनाएं देने। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद सीट पर कांटे की टक्कर के आसार। 2009 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार क्या है इस सीट का माहौल, इस सीट के मुद्दे क्या हैं, कैसा चुनावी माहौल है, ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। में परिसीमन के बाद गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद शहर, मुरादनगर और धौलाना विधानसभा सीट शामिल है। 2009 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2009 में बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने यहां जीत हासिल की थी। 2014 में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने चुनाव जीता और 2019 में भी यही सिलसिला जारी रहा। इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह की टिकट काटकर मौजूदा विधायक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता डॉली शर्मा चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर नंद किशोर मुंडेर को टिकट दिया है, जिससे चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। बीजेपी प्रत्याशी को उम्मीद है कि विकास कार्यों के दम पर इस बार भी गाजियाबाद में कमल ही खिलेगा। विरोधी जो आरोप लगाते हैं वो कुछ तो अखबारों में लगा रहे हैं, अच्छा कुछ तो लोग कहेंगे बेचारे अच्छा वो वोट क्या कह के मांगेंगे। तो अब राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव हो रहा है, वो आरोप कभी कभी मेरे ऊपर भी लगा देते हैं। तो अब बाकी जनता के बीच में तो कोई बात एक ने भी आज तक नहीं कही। पिछले 10 सालों में इतना विकास गाजियाबाद का हुआ है और पूरे देश में भी हुआ है, ठीक। तो वो यात्रा अभी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। भाई ये तो हमारे यहाँ की जो है सेफ सीट है और आज से नहीं काफ़ी समय से जो है लगातार चली जा रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो है हम इस बार भी जो है पूरी लीड कर रहे हैं और 5 लाख प्लस से ही जो है हम इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो है हम आगे जाएंगे। पूरी तरह से हम तो संतुष्ट हैं, हमें यहाँ कहीं कोई परेशानी है नहीं किसी से। कांग्रेस अपने चुनावी अभियान को महिला, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे बुनियादी मुद्दों पर आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस उम्मीदवार का कहना है कि बीजेपी के 15 साल के शासन के बाद भी गाजियाबाद में बुनियादी मुद्दों के विकास की भारी कमी है। जो बेसिक लोकल गाजियाबाद के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा, यही हमारे सबसे पहले मुख्य मुद्दे हैं। क्योंकि गाजियाबाद में लगातार 15 साल से भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के ही मेयर हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी भाजपा से लोगों को वो उम्मीद नहीं बची है कि वो लोगों को बेसिक सुविधाएं दे पाए। ना यहाँ अस्पताल मिले हैं, ना यहाँ पर स्कूल मिले हैं, डिग्री कॉलेजेस मिले हैं और ना ही यहाँ पर जो है बेसिक सुविधाएं मिली, जिससे खोड़ा और बहुत सारे इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है और अगर है तो गंदा पानी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉली शर्मा जी भारी मतों से विजयी होंगी। कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी के रूप में डॉली शर्मा दिए हैं, जो पढ़ी लिखी और युवा हैं और हर मुद्दे पर वे क्षेत्र के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। महंगाई, बेरोजगारी और ज्यादा टैक्स के मुद्दों को आगे बढ़ा रही है। मुख्य मुद्दा है महंगाई इस सरकार में चरम सीमा पर है। जो सिलेंडर 400 रुपये का दे सकते थे गैस का, वो 1000 रुपये का दिया। एक चीज़ और आई है जो हम यहाँ क्षेत्र में घूमे हैं कि भाई खाने की सभी चीज़ों पे टैक्स लग गया है और जो बच्चों की पढ़ने की किताबें हैं उनमें भी टैक्स लग गया है, तो उनमें भी हम सुधार करेंगे। मुद्दे हैं वो इस तरीके का है, जैसे कि हाउस टैक्स हो गया और पुराने जो सांसद रहे वो कभी मिले नहीं किसी से। कोरोना काल में कभी जो हमारे अब जो प्रेजेंट में सांसद लड़ रहे हैं वो कभी नहीं किसी से मिले और उन्होंने फ़ोन बंद कर लिए। और सबसे बड़ी बात है
यहाँ पे एक बेरोजगारी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार रहा नहीं। जो फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी थी, अगर चाहती गवर्नमेंट तो उस फैक्ट्री को चालू करती, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गाजियाबाद के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग बीते 10 साल में हुए विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में पीछे रैपिड रेल जो है मेरठ से मोदीपुरम तक जो है वो पूरी होने जा रही है। मोदी नगर तक तो हो गया, बाकी आगे भी हो जाएगा। और मेन जो है हमारे NH हाईवे जो है वो मेरठ तक जो है आगे तक जो है वो 8 लेन का बना है, वो उससे भी लोगों को बहुत सुविधा हुई है। और हमें एयरपोर्ट तक जाने में पहले हमारे 2-2 ढाई घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। 2014 के पहले लाइटों का जो हिसाब किताब था, 7-7 घंटा 8-8 घंटा लाइट बोल रहती थी। अब हमारे पास तो लाइट जाने का कोई संभावना ही रहता है, अगर गई भी तो 2-4 मिनट के लिए जाती है, फिर आ जाती है लाइटों का। लाइट में तो बहुत अच्छा सुधार है। बाकी पानी का भी जगह जगह जो है नलकूप जो है गवर्नमेंट ने नलकूप लगा रखा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी लगा रखा है, जो शाम सुबह उनको पानी की सुविधा बहुत ज़्यादा ही पर्याप्त मात्रा में मिलता है। गाजियाबाद में 2024 आम चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 जून को आएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। टिहरी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे बॉबी पवार ने अपार जन समर्थन के साथ देहरादून से लेकर बड़वाल तक बाइक रैली निकाली, जिसका विकासनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों युवाओं के जन समर्थन के साथ निकली इस रैली में बॉबी पवार की इस बाइक रैली का जगह जगह स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। वहीं दूसरी और इस दौरान बॉबी पवार ने विकासनगर में एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। जहां अपने संबोधन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव वह नहीं लड़ रहे हैं, जबकि जनता लड़ रही है। साथ ही कहा कि जनता के मुद्दों और भ्रष्ट तंत्र से उनकी लड़ाई है, जिसकी लड़ाई को उन्होंने सड़कों पर उतरकर लड़ा है, जिसको वह सदन में भी लड़ेंगे। वहीं उन्होंने चुनाव बहिष्कार की खबर पर कहा कि जनता को चुनाव बहिष्कार न कर अपने मत का प्रयोग कर अपना जवाब देना चाहिए। ये चपरासी से लेकर जिस प्रकार से हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से लंबे समय से सड़कों पर हम संघर्ष कर रहे हैं, आज बड़ी खुशी हुई कि जिस समाज के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है, आज वो समाज हमारे साथ खड़ा है, आज वो युवा खड़ा है, आज मातृशक्ति खड़ी है, आज अभिभावकगण खड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जन समर्थन हम 14 विधानसभाओं का दौरा करके आ चुके हैं और 14 विधानसभाओं में इस प्रकार का समर्थन हमें मिल रहा है। आपने कहा है कि जो पूर्व सैनिक है, उस सैनिक जो परिवार है, वो भी साथ आ गए हैं। बिल्कुल, जो पूर्व सैनिक हैं उन लोगों ने जिस प्रकार से समर्थन दिया, जिस प्रकार से अभिभावक के रूप में वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी है कि जो सैनिक आज तक भाजपा का कैडर वोट हुआ करता था, वो अगर हमें आशीर्वाद देने हमारे साथ आया है, कहीं ना कहीं हमारी मजबूती उसमें बढ़ी है। कहीं नाम और कहीं दाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। बॉबी पवार किसके दम पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जनता के दम पे लड़ रहे हैं और बॉबी पवार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जनसभा कर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के लिए वोट मांगे तथा प्रत्याशी जोशी को भारी मतों से जिताकर कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की अपील भी जनता से की। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, नानक पत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा भी मौजूद रहे। मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। 50 किलो का कट्टा 40 रुपए का हो गया, 40 किलो का हो गया, 10 किलो चोरी हो गई, रेट बराबर हैं, गैस के दाम महंगे हो गए, बेरोजगारी है, अंकिता भंडारी का मर्डर केस है, केदारनाथ में सोने की चोरी है, SSSC भर्ती घोटाला है, पटवारी पेपर लीक है। ये सारे तमाम ऐसे मामले हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और गरीबी से जुड़े हुए लोग हुए हैं। महिला अपराध में उत्तराखंड आज 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर चले गया है। बीजेपी ने इतनी शर्मनाक कर दिया हालत। 907 बलात्कार के केस एक साल में हुए और 778 अपहरण के केस में है महिलाओं और बेटियों के। तो ये NCRB की रिपोर्ट है, ये हमारी नहीं है। तो इस पर हम लोग के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारी इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी और अमित शाह चुनाव हारेंगे।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा परिसर में भारत विकास परिषद के बैनर तले खालसा पंथ के स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान में हिस्सा लिया। वहीं भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ समय समय पर परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। साथ ही गरीब तबके के लोगों की मदद भी परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आज के कार्यक्रम में 60 से अधिक यूनिट कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया था और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 40 लोगों ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लेकर ब्लड डोनेट किया है। भारत विकास परिषद शाखा लालकुआं द्वारा खालसा साधना दिवस के उपलक्ष्य में लालकुआं शाखा ने गुरुद्वारा परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें करीब 40 यूनिट रक्त इस समय रक्तदाताओं ने दे चुके हैं और 2-2:30 बजे तक का समय है और अभी संख्या अभी आने पर ही है। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिवस है। हमारे दशम पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो आज खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, आज के दिन खालसा स्थापना दिवस साधना दिवस के उपलक्ष्य में आज भारत विकास परिषद के सहयोग से और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से यहाँ गुरुद्वारा परिसर में आज जो हमने ब्लड कैंप लगाया है। हमारा मेन जो पॉइंट था 60 से ऊपर का ही था, लेकिन जहाँ तक हमने कोशिश करी है, हमारे मेंबर अभी पूरे आए नहीं हैं और हम अभी वेट कर रहे हैं। 2:30 बजे तक का टाइम दे रखा है सबको और मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना रक्त दें।